बार आप कुछ जरूरी खबरों को मिस कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो स्वागत है आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हफ्ते भर का एक क्विक रिकैप, जहां आप देख सकते हैं हफ्ते भर की सारी खबरें एक साथ। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर आई है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि तेहरान जल्द ही भारत के अधिकारियों को उसके 17 लोगों से मुलाकात करने की अनुमति देगा। दरअसल ईरान की नौसेना ने हाल ही में इजराइल के अरबपति इयाल ओफर का मालवाहक जहाज अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज पर 17 भारतीय भी सवार थे। इन लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए कल भारतीय विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत की थी। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या था यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पर चलिए पहले आपको बता देते हैं क्या था यह पूरा मामला। ईरान की नौसेना ने होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ओमान की खाड़ी में भारत की ओर आ रहे इजरायली अरबपति के इस जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। इस जहाज का नाम MSC एरीज है और उसे आखिरी बार शुक्रवार को दुबई से होर्मुज़ की ओर जाते हुए देखा गया था। बताया गया है कि जहाज ने अपना ट्रैकिंग डेटा बंद किया हुआ था। इजराइल के जहाजों द्वारा इस क्षेत्र से गुजरते समय अक्सर ट्रैकिंग डेटा बंद कर दिया जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्री H अब्दुल्लाहियान और इजराइल के विदेश मंत्री इजराइल काट्ज से फोन पर बात की थी। रविवार शाम हुई बातचीत में ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से बने हालात पर चर्चा की गई थी। इस दौरान ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए जहाज पर मौजूद 17 भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर भी चर्चा पर बात हुई थी। इसके साथ ही तेहरान से सहायता का अनुरोध किया गया था। अब एक दिन बाद ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जब्त मालवाहक जहाज से संबंधित विवरणों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चालक दल के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक जल्द से जल्द कराई जाएगी। दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित ईरान के राजनयिक मिशन पर 1 अप्रैल को इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। हमले में ईरान के 2 शीर्ष कमांडरों की मौत हो गई थी। इसके जवाब में ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर 330 मिसाइलें दागी थी। इस दौरान ड्रोन हमले भी किए गए थे। ईरानी विदेश मंत्री ने गाजा में युद्ध को रोकने के साथ साथ फिलिस्तीनी एनक्लेव में इजरायली हमले को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से भारत की निरंतर भूमिका का आह्वान किया। उन्होंने गाजा में एक स्थायी युद्ध विराम और भूमध्य सागरीय तटों से लाल सागर तक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए ईरान की मांग को दोहराया। जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत के दौरान MSC एरीज विमान पर चालक दल के 17 सदस्यों के फंसे होने का मुद्दा उठाया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री H अब्दुल्लाहियान से बात की है। MSC एरीज के 17 भारतीय चालक दल के सदस्यों की रिहाई पर चर्चा की। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी बात हुई। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों देश तनाव बढ़ाने से बचें, संयम बरतें और कूटनीति की ओर लौटें। इस बीच भारतीय दूतावास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट में कहा था कि क्षेत्र में हाल ही की घटनाओं के मद्देनजर इजराइल के सभी भारतीय नागरिकों को शांत रहने और स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी जाती है। दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है और हम हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से संपर्क में है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से पहले उपलब्ध एक लिंक के जरिए दूतावास के साथ पंजीकरण कराने को भी कहा था। भारतीय नागरिक आपात स्थिति में स्क्रीन पर बताए गए फोन नंबरों व ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बाबा बर्फानी के दर्शन करने की कामना रखने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, अगर आप भी अमरनाथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो यह अपडेट आपके लिए ही है। अमरनाथ यात्रा की तारीख सामने आ गई है। अमरनाथ यात्रा इस बार 29 जून से शुरू होगी। इसके लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होंगे। भक्त MP ऑनलाइन सेंटर पर जाकर यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वहीं यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालु फिलहाल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए इंदौर के 16 सरकारी डॉक्टर्स को अधिकृत किया गया है।
जो कि पहले 3 ही थे। बता दें कि 13 से 70 वर्ष की आयु वर्ग वालों को ही अमरनाथ यात्रा के लिए अनुमति रहेगी। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आप जिला अस्पताल के अलावा CH संयोगितागंज, मल्हारगंज, हुकुमचंद, मांगीलाल चूरिया अस्पताल, इसके अलावा महू, देपालपुर, सावेर, हातोद व मानपुर में पदस्थ डॉक्टरों को भी अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड SSB ने यह जानकारी दी है कि अमरनाथ मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। बोर्ड ने कहा कि 52 दिनों तक चलने वाली इस पवित्र अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण यानी एडवांस रजिस्ट्रेशन आज यानी 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। अमरनाथ यात्रा 2 मार्गों से होती है। एक मार्ग अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग है, जबकि दूसरा गांदेरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा बालटाल मार्ग है। दरअसल श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल देश भर से लाखों भक्तों की भीड़ आती है। भक्त जुलाई अगस्त हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह में श्रावणी मेले के दौरान बाबा बर्फानी का दर्शन और पूजा करने के लिए मंदिर के पवित्र गुफा में जाते हैं, जो पूरे वर्ष में एकमात्र समय होता है जब अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा को प्रथम पूजन द्वारा चिन्हित किया जाता है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा काफी सख्त होती है। इस बार भी अमरनाथ यात्रा को लेकर अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शुरू हो गई है। बताया गया है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इलाके में खराब मौसम की स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की तैयारियों के लिए पूरे अमरनाथ यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF के कर्मी भक्तों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम MRT का हिस्सा बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। उरी और पठानकोट जैसे आतंकी हमलों ने बता दिया कि वायुसेना के ठिकानों की सुरक्षा दुरुस्त करने की कितनी जरूरत है। सेना ने इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए IPSS इंस्टॉलेशन किया है। रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण 23 एयरबेस में से IPSS लगाने के बाद अब 30 और एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं एयरबेस पर स्मार्ट पेरीमीटर कवर की योजनाओं के बारे में और यह कैसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। फिर कभी पठानकोट और उरी जैसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा चाक चौबंद करने की नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो रही है। भारतीय वायुसेना अपने असेट्स को आतंकी हमलों से फुल प्रूफ रखने के लिए देश भर में अपने और 30 एयरबेस की ग्राउंड पेरीमीटर सिक्योरिटी का अपग्रेड करने की योजना शुरू कर दी है। इन 30 एयरबेस पर वैसे ही नए व्यापक मल्टी लेयर्ड, मल्टी सेंसर्ड, हाईटेक सर्विलेंस और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम लगाए जाने हैं और 23 महत्वपूर्ण और संवेदनशील एयरबेस पर लगाए जा चुके हैं। ये सिस्टम इंटीग्रेटेड पेरीमीटर सिक्योरिटी सिस्टम IPSS के नाम से जाना जाता है। वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्ट्स में बताया कि 23 उच्च प्राथमिकता वाले एयरबेस में से 17 से 18 में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के साथ IPSS काम कर रहा है। अब 30 और एयरबेस पर कुछ अतिरिक्त फीचर्स और अपग्रेड्स के साथ IPSS स्थापित करने की योजना है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले 23 एयरबेस के लिए IPSS इंस्टॉलेशन को मंजूरी दी थी, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को ठेका मिला था। भारतीय कंपनियों को अब जारी रिक्वेस्ट ऑफर इंफॉर्मेशन के अनुसार भारतीय वायुसेना चाहती है कि 30 एयरबेस पर घुसपैठ का पता लगाने और निगरानी के लिए 5 परतों वाला IPSS लगाया जाए। यह खास परिस्थिति में फोटो और वीडियो के विश्लेषण से उचित निर्णय लेने में मददगार साबित होगा, जिसमें AI की बड़ी भूमिका होगी। एयरबेस की निगरानी के लिए तैनात होने वाले IPSS सिस्टम की 5 परतों में इलेक्ट्रिक स्मार्ट पावर का एनक्लोजर, इंफ्रारेड लाइट और CCTV कैमरे, रेडार, डेडिकेटेड ऑप्टिकल फाइबर केबल और जमीन के अंदर होने वाले हलचल का पता लगाने वाली प्रणालियां और डुअल PTZ यानी पैन, टिल्ट, जूम,
थर्मल और विजिबल कैमरे शामिल होंगे। हाल के वर्षों में पठानकोट, उरी, नगरोटा, अखनूर और अन्य शिविरों पर आतंकवादी हमलों की एक सीरीज चली। इन हमलों में आतंकवादियों को मिली सफलता से साफ पता चलता है कि सैन्य ठिकानों के आसपास की नए पैमाने से सुरक्षा सुनिश्चित करने, मानक संचालन प्रक्रियाओं को उन्नत करने से लेकर नियमित सिक्योरिटी ऑडिट और खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहज समन्वय की कितनी जरूरत है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए रविवार 14 अप्रैल को दिल्ली के अपने पार्टी मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने घोषणा पत्र को भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी नाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं कैसे यह कांग्रेस और अन्य पार्टियों के घोषणा पत्र से अलग है और क्या खास वादे हैं इस बार आम जनता के लिए। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश के 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन और कॉमन इलेक्टोरल रोल की व्यवस्था भी की जाएगी। पीएम मोदी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा है कि हमने संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। लोगों ने बीजेपी के संकल्प पत्र को बनाने के लिए देश भर से सुझाव भेजे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि पूरे देश को बीजेपी के घोषणा पत्र का इंतजार रहता है और इसकी बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने हर गारंटी को पूरा किया है। ये संकल्प पत्र 4 वर्गों की यानी युवा शक्ति, महिला शक्ति, किसान और गरीबों को सशक्त करता है। हमने बड़ी संख्या में रोजगार बढ़ाने की बात की है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाकर हमने साबित किया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने बताई कुछ खास बातें। अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल की व्यवस्था, आयुष्मान भारत से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। ये आगे भी मिलता रहेगा। 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग को इस योजना में लाया जाएगा। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्र पर 80% छूट के साथ दवाई मिलती रहेगी। गरीबों को 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए हैं। 3 करोड़ और पक्के मकान बनाए जाएंगे। पेपर लीक पर बड़ा कानून बना है, उसे भी लागू करेंगे। साथ ही मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन भी मिलेगा। इसी के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करेंगे। साथ ही दिव्यांगों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता भी मिलेगी। युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, स्पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू सर्विस और टूरिज्म के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इसी के साथ 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी भी बन गई है और आगे 3 करोड़ को और बनाएंगे। विश्व के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था भी कराई जाएगी। भारतीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का दुनिया भर में विस्तार किया जाएगा। बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्री अन्न को सुपर फूड की तरह स्थापित करेंगे। नैनो यूरिया और प्राकृतिक खेती से जमीन की सुरक्षा करेंगे। इसी के साथ सबसे बड़ी बात कि न्याय संहिता को भी शीघ्र से लागू किया जाएगा और सीएए का कार्यान्वयन किया जाएगा। सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाना। इसी के साथ एक राष्ट्र एक चुनाव, मछुआरे के जीवन से जुड़े हर पहलू जैसे कि नाव का बीमा, फिश प्रोसेसिंग यूनिट, सैटेलाइट द्वारा समय पर जानकारी, इन सभी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही मछली पालकों को सीवीड और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। गिग वर्कर्स, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, घर के काम करने वाले श्रमिक, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर, कुली, सभी को ई श्रम से जोड़ेंगे और कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाएंगे। तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर के जरिए भारत की संस्कृति को विश्व में ले जाएंगे। साथ ही भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थानों में कराएंगे। इसी के साथ 2025 को जनजातीय गौरव वर्ग के रूप में घोषित करेंगे। एकलव्य स्कूल, पीएम जनमन और उत्पादों में वैल्यू एडमिशन और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान भी दिया जाएगा।
इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसजेंडर को आयुष्मान योजना का लाभ भी दिया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषणा पत्र जारी करने से पहले बीजेपी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को गिनवाया है। जेपी नड्डा ने दावा किया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश के हर गांव तक सड़क पहुंच गई है। 4 करोड़ लोगों को बीजेपी सरकार की वजह से पक्के मकान भी मिले हैं। इसी के साथ 2 लाख पंचायतों तक इंटरनेट भी पहुंचा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं। साथ ही रामलला विराजमान हुए हैं। 11 करोड़ महिलाओं को सिलेंडर हासिल हुआ। साथ ही 80 करोड़ लोगों को अन्न योजना का फायदा मिला। लॉकडाउन लगातार 2 महीने में देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया गया और 10 साल से देश मान रहा है कि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम बना। दुनिया भर में इसकी चर्चा भी हुई। तो यह थी पिछले साल की कुछ 10 उपलब्धियों के साथ आने वाले कुछ नए वादे। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। राजस्थान के सीकर में हुए सड़क हादसे में हुई मौतों के पीछे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को भी एक कारण के तौर पर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यदि हादसे के वक्त उस समय कार में सवार लोग बाहर निकल पाते तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जान बचाई जा सकती थी। ऐसे में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को लेकर लोगों के जहन में सवाल उठने लगे हैं। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं क्या होता है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम और कैसे काम करता है ये सिस्टम। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मॉडर्न कारों में एक से बढ़कर एक सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं ताकि हादसे के वक्त पैसेंजर की जान बचाई जा सके। समय के साथ जो फीचर्स कभी प्रीमियम हुआ करते थे वो अब एंट्री लेवल कारों में भी दिया जा रहा है। उन्हीं में से एक फीचर है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, जो आज तक ज्यादातर सड़क हादसों में दरवाजों को लॉक कर मौत का कारण बनता जा रहा है। सेफ्टी के लिए दिए जाने वाले इस फीचर को लेकर लोगों के जहन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो राजस्थान के सीकर में हुए सड़क हादसे में हुई मौतों के पीछे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को भी एक कारण के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में बीते कल एक भयानक सड़क हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में एक परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार के दरवाजे लॉक हो गए थे, जिसके चलते कार सवार बाहर नहीं निकल सके। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हार्दिक बिंदल अपने परिवार के साथ जीड़ माता और बालाजी के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। तभी उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा ट्रक में जा घुसा और गाड़ी में आग लग गई। इससे पहले कि कार में सवार लोग गाड़ी से बाहर आ पाते, भयानक आग ने पूरी कार को अपने जद में ले लिया था। दूसरी ओर ट्रक पर पेपर रोल लदा हुआ था, जिसने इस आग में घीघा काम किया और देखते ही देखते कार में सवार सभी 7 लोग जिंदा जल गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हादसे के वक्त यदि कार के दरवाजे खुल जाते तो कार में सवार लोगों की जान बचाई जा सकती थी? बिल्कुल, यदि समय रहते कार सवार बाहर आ जाते तो बहुत मुमकिन है कि उनकी जान बच सकती थी। तो आखिर कार में दिया जाने वाला यह सेंट्रल लॉकिंग फीचर किस हद तक जीवन रक्षक साबित होता है और इसके क्या फायदे हैं, आइए समझते हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम शुरुआत में केवल प्रीमियम कारों में ही दिया जाता था, लेकिन आज के समय में यह फीचर तकरीबन हर कारों में दिया जा रहा है। यह सिस्टम कार के सभी दरवाजों को एक साथ लॉक और अनलॉक करने की सुविधा देता है। इसे ड्राइवर साइड में दिए जाने वाले एक लॉक बटन के अलावा रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है। मॉडर्न कारों में रिमोट की भी दिया जा रहा है, जो कि एक फिक्स दूरी से ही कार के सभी दरवाजों को और डिग्गी को भी लॉक या अनलॉक कर देता है। चलती कार में दरवाजों का बंद होना बेहद जरूरी है और ये फीचर इसी को पूरा करता है। ये सिस्टम कार को चोरी होने से भी बचाता है। जैसे ही कार के दरवाजों से छेड़खानी की जाती है तो ये सिस्टम में लगा अलार्म बजने लगता है। इसे केवल कार की चाबी से ही बंद किया जा सकता है। तो कार चोरी की घटनाओं को रोकने के मामले में भी ये फीचर उपयोगी साबित होता है। जैसे ही कोई सड़क हादसा होता है, कार किसी ऑब्जेक्ट या दूसरे वाहन से टकराता है, तो इस स्थिति में कार के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का डैमेज होना स्वाभाविक है। बॉडी के डैमेज होने या फिर वायरिंग डिस्टर्ब होने के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे में यदि कार का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम पहले से ही ऑन होता है तो दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा टक्कर के चलते कार दरवाजे या फ्रेम भी बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जिसके चलते दरवाजा जाम हो जाता है और इस आपात स्थिति में लोग कार से बाहर नहीं आ पाते। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें।
अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ देश की सियासी सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उधर भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख दलों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिकतर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इन सूचियों में कई ऐसे नाम हैं जिनका ताल्लुक राजघरानों से है। सूची में दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दुष्यंत सिंह जैसे चर्चित नाम हैं। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं देश भर में राजघरानों से भाजपा कांग्रेस ने कितने शाही उम्मीदवारों को टिकट दिया है, इनकी राजनीतिक पकड़ कितनी है और साथ ही इन राजघरानों का इतिहास क्या है। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। लोकसभा चुनाव में राघोगढ़ राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले दिग्विजय सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस ने राजगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। राघोगढ़ ब्रिटिश राज में ग्वालियर रेसिडेंसी की एक सियासत हुआ करती थी। ग्वालियर राजघराने के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी केंद्र की मोदी सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। आजादी के पहले ग्वालियर पर सिंधिया राजाओं का राज हुआ करता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के माता पिता ग्वालियर के पूर्व शासक माधवराव सिंधिया और माधवी राजे सिंधिया थे, जो एक मराठा रियासत थी। ज्योतिरादित्य ग्वालियर रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक जीवाजीराव सिंधिया के पोते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की। पूर्व धौलपुर रियासत से संबंध रखने वाले दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत भाजपा के उम्मीदवार हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। भाजपा सांसद दुष्यंत सिंह के पिता का नाम हेमंत सिंह है। राणा हेमंत सिंह 1954 तक धौलपुर के महाराजा थे। राजस्थान की ही राजसमंद लोकसभा सीट से मेवाड़ घराने की राजकुमारी महिमा कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। महिमा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मेवाड़ साम्राज्य राजपूताना क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य था। इस राज्य के अंतिम आधिकारिक शासक भूपाल सिंह थे। अगर उत्तराखंड की बात करें तो टिहरी लोकसभा के चुनावी समर में राज परिवार की किस्मत दांव पर है। यहां से भाजपा ने राज परिवार के सदस्य माला राज्य लक्ष्मी शाह को उम्मीदवार बनाया है। राज्य लक्ष्मी शाह अभी टिहरी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। नेपाल में जन्मी राज्य लक्ष्मी का विवाह 1975 में टिहरी गढ़वाल के महाराजा मनुजेंद्र शाह साहेब बहादुर से हुआ था। पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर शाही परिवार की सदस्य अमृता रॉय लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। अमृता को भाजपा ने कृष्णानगर से अपना उम्मीदवार बनाया है, जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुई थी। शाही उम्मीदवार का सामना तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से होगा। अमृता रॉय कृष्णानगर के शाही परिवार से आती हैं और उन्हें लोग राजबाड़ी की राजमाता भी कहते हैं। दरअसल अमृता रॉय कृष्णानगर की राजबाड़ी के 39वें वंशज सौमिश रॉय की पत्नी हैं। अब बात करते हैं पंजाब की। राज्य के पूर्व पटियाला रियासत की महारानी परनीत कौर भी चुनाव मैदान में हैं। पटियाला से कांग्रेस सांसद चुनी गई परनीत कौर इस बार भाजपा की उम्मीदवार हैं। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। परनीत कौर के पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की सबसे बड़ी रियासत के पूर्व शासक, पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह के बेटे और उत्तराधिकारी थे। कर्नाटक से मैसूर के पूर्व शाही परिवार के वंशज यदुवीर कृष्णदत्त श्याम राजा वडियार भी सियासी समर में उतर चुके हैं। उन्हें भाजपा ने कर्नाटक की मैसूर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। यदुवीर सबसे अमीर भारतीय शाही परिवारों में से एक मैसूर साम्राज्य के पूर्ववर्ती शाही परिवार के 27वें मुखिया हैं। ओडिशा की बात करें तो राज्य के पटनागढ़ शाही परिवार से संगीता कुमार सिंह देव चुनाव मैदान में है। संगीता अभी बोलांगीर से भाजपा की सांसद हैं। वह पटनागढ़ के महाराजा केवी सिंह देव की पत्नी हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज शाहू महाराज कोल्हापुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। शाहू महाराज उस पूर्ववर्ती शाही परिवार के मुखिया हैं जिन्होंने कोल्हापुर रियासत पर शासन किया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बेंगलुरु में सोमवार को खेले गए आरसीबी बनाम हैदराबाद मैच से पहले T20 के 13,000 से ज़्यादा मैच खेले जा चुके थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब किसी एक T20 मैच में लगभग 550 रन बने।
इस मैच में कई रिकॉर्ड टूटे। ट्रेविस हेड ने आईपीएल में हैदराबाद के लिए सबसे तेज शतक लगाया। आईपीएल की किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगे और आईपीएल की किसी एक पारी में सबसे बड़ा स्कोर भी बना। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बैटिंग की और अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। जब 90वें ओवर में शर्मा 34 रन बनाकर आउट हुए, उस वक्त हैदराबाद ने 100 से अधिक रन बना लिए। ट्रेविस हेड ने सिर्फ 39 गेंदों पर 100 रन पूरे किए। बता दें कि आईपीएल में ये चौथा सबसे तेज शतक रहा। ट्रेविस हेड के बाद क्लासेन ने जिम्मेदारी ली और 31 गेंदों पर 61 रन बनाए। एडन मार्करम और अब्दुल समद ने भी ताबड़तोड़ पारियां खेली और हैदराबाद ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 287 रन बना डाले। इसी हैदराबाद टीम ने कुछ दिनों पहले मुंबई के खिलाफ 277 रन बनाकर आईपीएल में एक पारी का सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया था और मंगलवार को उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को और बेहतर कर दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हैदराबाद के 287 रनों के जवाब में बेंगलुरु ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो जीत से 25 रन पीछे रह गए। लेकिन इन सब रिकॉर्डों के बीच एक 38 साल के वेटरन क्रिकेटर ने यादगार पारी खेली और T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में शामिल होने के लिए अपनी चुनौती पेश कर दी। बेंगलुरु को आखिरी में किसी चमत्कार की जरूरत थी और दिनेश कार्तिक का दिल भी मैच में कुछ बड़ा करने का था। हालांकि रन रेट और विकेटों के लिहाज से आरसीबी बहुत पीछे हो गई थी, लेकिन कार्तिक ने हिम्मत नहीं हारी और पहले महिपाल और बाद में अनुज रावत के साथ 50 से अधिक की साझेदारी निभाई। दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कार्तिक ने अकेले ही मैच जिताने की जिद कर ली है। बेंगलुरु को मैच जीतने के लिए छक्कों की खास जरूरत थी और कार्तिक ने 7 छक्के लगाकर हैदराबाद की बॉलिंग के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए और 35 गेंदों पर 83 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी पारी ने सबका दिल जीत लिया। उनकी बैटिंग की तारीफ करते हुए एरन फिंच ने कहा कि कार्तिक क्रीज का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रीज के काफ़ी अंदर होकर बैटिंग कर रहे हैं, जिससे उन्हें शॉट्स लगाने में एक्स्ट्रा वक्त मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्तिक ने लगातार दूसरी बढ़िया पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के विकेट कीपर की भूमिका के लिए अर्जी डाल दी है। कमेंटेटर्स के मुताबिक दिनेश कार्तिक इस वक्त अपनी बैटिंग की पिक पर हैं और उन्हें मौका दिया जा सकता है। वहीं डैनी मॉरिसन ने भी कहा कि भारतीय सिलेक्टर संजू सैमसन, केएल राहुल, ऋषभ पंत के साथ साथ कार्तिक के नाम पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि दिनेश कार्तिक का चुना जाना बेहद मुश्किल है, लेकिन वर्ल्ड कप में विकेट कीपर के लिए इतने सारे विकल्प का होना भारतीय क्रिकेट के लिए एक मीठा सिरदर्द है। तो यह थी आज की हमारी एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। ट्रेन में सफर आपने कभी तो किया होगा, तो आप इस बात की पीड़ा को समझ पा रहे होंगे। भारतीय रेल की ट्रेन, चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस हो, राजधानी एक्सप्रेस हो, शताब्दी एक्सप्रेस हो या कोई अन्य ट्रेन का टॉयलेट आपको हमेशा बदबूदार ही मिलेगा। जिस स्टेशन से ट्रेन रवाना होती है वहाँ भले ही टॉयलेट साफ सुथरे मिले, लेकिन थोड़े समय में ही वे गंदे और बदबूदार हो जाते हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज़ में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। चलती ट्रेन में कभी कभार टॉयलेट की सफाई भले ही हो जाती हो, लेकिन बदबू दूर नहीं होती। लेकिन रेलवे बोर्ड ने तकनीक का लाभ उठाकर टॉयलेट्स की बदबू दूर करने का प्रयास किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेलवे का लक्ष्य टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर ट्रेनों में बदबूदार और गंदे शौचालयों की समस्या का समाधान करना है। पिछले कुछ सालों में यूं तो ट्रेन के डिब्बे में खूब सुधार हुए हैं, लेकिन टॉयलेट की गंदगी और बदबू को दूर करने के प्रयास में सफलता नहीं मिली। इस समय रेल मदद पोर्टल और ऐप पर जितनी शिकायतें मिल रही हैं, उनमें ज्यादातर टॉयलेट से ही जुड़ी होती है। इन टॉयलेट्स का अभी तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे बोर्ड ट्रेन के शौचालयों में दुर्गंध या बदबू का पता लगाने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT पर आधारित तकनीक के उपयोग पर विचार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए मुंबई के एक स्टार्टअप विलिसो टेक्नोलॉजी को चुना जा चुका है। अब ये कंपनी कुछ VIP ट्रेन के कोचों से शुरुआत करेगा। उन कोचों के टॉयलेट्स में इन तकनीक को आजमाया जाएगा। बताया जाता है कि ट्रेन के शौचालयों में दुर्गंध का पता लगाने के लिए सेंसर से लैस स्मार्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। ये सेंसर हवा में वोलेटाइल कंपाउंड और मॉलिक्यूल की पहचान कर सकते हैं। वहां से प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण के लिए
सेंट्रल हब या लैब में भेज सकते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर स्वचालित प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएगी, जैसे दुर्गंध का पता चलने पर सफाई कर्मचारियों को सफाई के लिए सचेत करना। यह वास्तविक समय की निगरानी, तेजी से हस्तक्षेप और बेहतर गंध नियंत्रण को सक्षम बनाती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पहले जर्मन टेक्नोलॉजी वाले LLB कोच और परंपरागत ICF कोच वाले कुछ ट्रेनों का चयन किया जाएगा। इनमें VIP ट्रेनें भी होंगी और खूब भीड़-भाड़ वाली ट्रेनें भी। इसके साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर वेरिएंट पर भी इस तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। लेकिन क्या करता है यह स्टार्टअप? विलिसो टेक्नोलॉजीज बेहतर स्वच्छता के लिए IoT आधारित उत्पाद पेश करता है। इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, जिसमें गंधवेद नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी शामिल है, जो गंध, टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड TVOC, तापमान और ह्यूमिडिटी की निगरानी करता है। शौचालयों में स्थापित गंधवेद स्वच्छता के लिए जिम्मेदार देखभालकर्ताओं या निगरानी अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल और वेब एप्स पर गंध डेटा भेजता है। इस समय तकनीक की मदद से रेलवे ढेरों काम कर रहा है। जैसे रेलवे के कुछ ट्रेन ऐप्स बनाए गए हैं, जिससे यात्री चलती ट्रेन का पोजीशन देख लेते हैं। यात्री ऐप्स के माध्यम से ही ट्रेन में कोच का पोजीशन देख लेते हैं। अब तो इस तरह के ऐप्स भी आ गए हैं कि आप किसी भी चलती ट्रेन के रिजर्व कोच में खाली बर्थ या सीट को देख सकते हैं और उसे बुक भी करा सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। UB न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रीनगर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ की झेलम नदी में नाव डूब गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही स्थानीय लोगों के अनुसार 4 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका UB न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि जब नाव पलटी तो उसमें 20 लोग सवार थे। अभी बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों को बचा लिया गया है और उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर के गंडबल गौनाम इलाके में एक नाव पलट गई है। 4 लोगों के शव मिल चुके हैं और अभी कई लोग लापता हैं। बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस नाव में ज्यादातर बच्चे सवार थे। श्रीनगर प्रशासन ने बताया कि बटवाड़ा के पास गंडम्बल में बचाव अभियान चल रहा है। यहाँ आज सुबह झेलम नदी में एक नाव पलट गई है। श्रीनगर के DC डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट के निर्देश पर बचाव दल मानव जीवन की सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही संभागीय आयुक्त कश्मीर, IGP कश्मीर, उपायुक्त श्रीनगर और SSP श्रीनगर, SDRF, NDRF और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और करीब से बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उपराज्यपाल ने जारी संदेश में कहा कि हादसे में हुई लोगों की मृत्यु से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें इस अपार क्षति को सहने की शक्ति दे। SDRF, सेना और अन्य एजेंसियों की टीम राहत और बचाव कार्य कर रही है। कहा कि प्रशासन उन शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मरीन कमांडो मार्कोस टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। मैं लगातार स्थिति पर नजर रख रहा हूं और मैदान पर टीम का मार्गदर्शन कर रहा हूं। हादसे की खबर के बाद श्रीनगर में शोक की लहर दौड़ गई है। जिन लोगों के अपने नाव में सवार हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। बोट हादसे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि झेलम नदी पर नाव पलटने की खबर दुखदायी है। वह आशा और प्रार्थना करते हैं कि नाव पर सवार सभी लोगों को सुरक्षित और शीघ्रता से बचा लिया जाए। वहीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नाव पलटने की दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ। कुछ बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं। उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और मैं प्रशासन से हर संभव मदद करने का आग्रह करती हूँ। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी, हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। UB न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए
धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पीएम मोदी तूफानी तरीके से प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी की जीत के लिए पूरे देश में हर दिन जनसभाएं कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है। इसमें मांग की गई है कि पीएम मोदी को 6 साल के लिए चुनाव से बैन कर दिया जाए। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दरअसल ये याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील ने दायर की है और गुहार लगाई है कि पीएम मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कथित तौर पर भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की है। इसमें पीएम मोदी की 9 अप्रैल को पीलीभीत में दी गई स्पीच का उल्लेख किया गया है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी ने भाषण के दौरान मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि पीएम मोदी को 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ने से रोका जाए। अदालती कार्यवाही कवर करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 पीएम मोदी ने अपने भाषण में कथित तौर पर कहा है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है और यह भी कहा है कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी विकसित कराया है। गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले लंगरों में इस्तेमाल होने वाले सामग्री से जीएसटी भी हटाया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी ने यहाँ भी कहा है कि अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भी वापस मंगवाई है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में यह भी कहा है कि पीएम ने न केवल हिंदू बल्कि सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे हैं, बल्कि विपक्ष राजनीतिक दलों के खिलाफ मुस्लिम समुदाय का पक्ष लेने वाली टिप्पणियां भी दी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि इन धार्मिक मुद्दों को उठाकर पीएम मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्यवाही करी जानी चाहिए। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर सरकारी संगठन एनवायरनिक्स ट्रस्ट पर बड़ा आरोप लगाया है। सरकार ने अदालत को बताया कि इस एनजीओ ने भारत में विकास की गति को रोकने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया है। केंद्र सरकार ने आगे बताया कि एनजीओ को 90% धन विदेशी स्रोत से प्राप्त होता है। इसने कोल, स्टील और थर्मल पावर परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन किए, जिसमें उन्हें विदेश से पैसे भेजे गए। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आयकर छूट वापस लेने की चुनौती को खारिज करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनजीओ की अपील का भी विरोध हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एनजीओ के घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए विदेशी धन का उपयोग करने के कारण एफसीआरए के तहत विदेश से धन प्राप्त करने की अनुमति और आयकर भुगतान से छूट रद्द कर दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से एनजीओ की कर योग्य आय का मूल्यांकन और पुनः मूल्यांकन जारी रहेगा, लेकिन अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे इसकी आय से संबंधित साक्ष्यों के ऐसे मूल्यांकन के आधार पर अंतिम आदेश पारित न करें। कोर्ट ने साथ ही एनजीओ से मूल्यांकन कार्यवाही में पूरा सहयोग करने को कहा। एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस मुरलीधर ने दलीलों का जवाब देते हुए मेहता ने कहा कि आयकर विभाग की ओर से दायर संक्षिप्त जवाबी हलफनामे से साफ पता चलता है कि एनवायरनिक्स ट्रस्ट को भारत और विदेशों में सार्वजनिक परियोजनाओं को रोकने के लिए विदेशी संस्थाओं की ओर से वित्त पोषित किया जाता है। यह भी पाया गया है कि ट्रस्ट भुगतान के आधार पर परियोजनाओं के खिलाफ प्रदर्शन कार्यों की व्यवस्था कर रहा है। आयकर विभाग ने हलफनामे में कहा है कि ट्रस्ट ने घरों में राहत पैकेज बांटने की आड़ में उड़ीसा के एक गांव में विकास परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को वित्त पोषित किया है। ट्रस्ट ने अपने आईसीआईसीआई बैंक खाते से प्रति व्यक्ति 1250 रुपए की राशि उन व्यक्तियों को हस्तांतरित की है जो उक्त विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और इस संबंध में दर्ज एफआईआर में नामित थे। आयकर विभाग ने कहा कि व्हाट्सएप चैट से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि एनजीओ के प्रबंधित ट्रस्टी श्रीधर राम मूर्ति ने प्रतिरोध संग्राम समिति के प्रशांत पैकरे को ट्रस्ट की तरफ से 711 लोगों के बैंक खातों में 1250 रुपए हस्तांतरित करने के बारे में जानकारी दी थी और
स्वीकार किया था कि ट्रस्ट फेयर ग्रीन और ग्लोबल अलायंस 2 सहित विदेशी संस्थाओं के साथ काम करता है, जिसमें 6 डच सदस्य संगठन शामिल है। आईटी ने कहा कि जो वुडमैन और ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी श्रीधर भारत में कोयला संयंत्रों के खिलाफ साजिश रचने और कुछ विदेशी नागरिकों और संस्थाओं की मदद से इन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने में शामिल थे। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट यूरोपीय जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर भारत में थर्मल पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। मेहता ने कहा कि 2022 में एनवायरनिक्स ट्रस्ट के साथ साथ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ऑक्सफैम इंडिया, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एंड केयर इंडिया सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे अन्य ट्रस्टों के खिलाफ एक सर्वेक्षण किया गया था। इन संगठनों के एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है और उनके मुख्य व्यक्ति आपस में जुड़े हुए हैं। ये एनजीओ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने घोषित उद्देश्यों से परे आंदोलन या मुकदमेबाजी में शामिल है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार के शिवहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक सन के पिता ने अपने ही बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। आरोपित पिता का कहना है कि उसका बेटा राक्षस था, अगर उसे नहीं मारता तो वह उसे मार देता। यह सुनने में अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यह वाकई सच है और हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। तो चलिए समझते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। दरअसल एक सन के पिता ने अपने 37 दिन के नवजात पुत्र का गला काटकर हत्या कर दी। इस सनकी का कहना है कि पुत्र नहीं बल्कि वह एक राक्षस था, अगर वह उसकी हत्या नहीं करता तो वह उसकी हत्या कर देता। खास बात यह है कि शादी के 22 वर्ष बाद सनकी को एक पुत्र नसीब हुआ था। सनकी पिता ने एक झटके में परिवार में मातम का माहौल कर दिया। वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पत्थर दर वालों को भी झंझोड़ कर रख देने वाली यह घटना शिवहर नगर परिषद के क्षेत्र वार्ड क्रमांक 24 के चिकनौटा गांव की है। 37 दिन के नवजात की धारदार हथियार से गर्दन धड़ से अलग कर हत्या कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही शव को देखने के लिए मौके पर भीड़ उमड़ पड़ी। नगर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई घटना को निंदनीय बता रहा है। घटना की पुष्टि करते हुए एसपी अनंत कुमार राय ने बताया कि सन के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के सरवरपुर गांव का 43 वर्षीय पुत्र राजेश साह अपने ससुराल ग्राम चिकनौटा में एक सप्ताह से रह रहा था। करीब 1.5 माह पूर्व उसके तीसरे संतान के रूप में पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र की खुशी में मां ज्ञानी देवी ने छठ व्रत भी किया था। एसपी ने बताया कि घटना सोमवार की सुबह करीब 4 बजे की है। राजेश साह ने अपने ही नवजात शिशु को लेकर घर के बगल स्थित बंसवारी में ले जाकर हत्या कर छुपा दिया था। वहीं थाना पुलिस द्वारा काफी दबिश के बाद राजेश साह ने निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया और राजेश साह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नवजात की मां ने बताया कि 22 वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। पुत्र की खुशी के लिए चैती छठ कर रही थी। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात करीब 2 बजे पुत्र को दूध पिलाकर सुला दिया था। वहीं घर की छत पर छठ पर्व करने में व्यस्त हो गई थी। पुत्र के बगल में बेड पर पति राजेश साह सोया हुआ था। घर में किसी को नहीं पाकर पति ने नवजात को उठा लिया और कमरे में बंद कर दिया। जब वह छत से नीचे आई तो बेटे को बेड पर नहीं देखा। पति से पुत्र के बारे में पूछताछ की तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। खोजबीन के बाद गाछी में शव मिला। राजेश पहले से ही 2 पुत्री का पिता है। पुत्री की उम्र 15 वर्ष और 12 वर्ष है। पीड़िता ज्ञानी देवी की मां ने कहा, दामाद राजेश ने पुत्र को राक्षस समझकर मार डाला है। राजेश के ससुर शंकर साह वार्ड पार्षद हैं। बताया दामाद राजेश साह ने पुलिस और ग्रामीणों के सामने कह रहा था कि उसका नवजात बच्चा उसे राक्षस लग रहा था। यदि वह उसे नहीं मारता तो बच्चा उसको ही मार देता, जिसकी वजह से नवजात की हत्या कर दी। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात यूएई और ओमान में आए तूफान के कारण इतनी अधिक बारिश हुई जिससे राजमार्गों पर पानी भर गया, घरों में पानी भर गया, यातायात जाम हो गए और लोग अपने घरों में फंस गए हैं। ओमान में बाढ़ आने से कम 20 लोगों के मरने की खबर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में
बाढ़ से एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसके कारण सरकारी कार्यालय और स्कूल कई दिनों तक बंद है। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। यह इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का लापरवाही भरा प्रयास था। गल्फ स्टेट नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 15-16 को अल एन एयरपोर्ट से क्लाउड सीडिंग के विमान उड़े थे। पिछले 2 दिनों में इन विमानों ने 7 बार उड़ान भरी। ऐसा लगता है कि क्लाउड सीडिंग गलत हो गया, जिसका खामियाजा दुबई भुगत रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आसपास के देशों में ऐसा नज़ारा क्यों है। दुबई और उसके आसपास के देशों में बेहद धीमी गति में साउदर्न जेट स्ट्रीम बह रही है। यह एक ऐसी वायुमंडलीय हवा है अपने साथ गर्मी लेकर आती है। दुबई और उसके आसपास समंदर है जहां धूल के तूफान आते रहते हैं। धूल अपने आप में क्लाउड सीडर है, यानी क्लाउड सीडिंग इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा धूल के कण शामिल हो गए, जिससे ये आपदा आई है। जलवायु में बढ़ती गर्मी की वजह से बारिश की ऐसी घटनाएं अब आम हो गई है। दुबई में ऐसी घटनाएं अब दोगुनी गति से होगी। इस बारिश ने 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रसायनों को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया जाता है। ये पार्टिकल हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। इस तरीके से बारिश होने में करीब आधा घंटा लग जाता है। भूजल का अत्यधिक इस्तेमाल होता है, इसके बावजूद पानी की कमी रहती है। इसलिए यहाँ की सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लेने की सोची। प्रक्रिया पूरी भी की, लेकिन ये मामला इस बार बिगड़ गया। यूएई ने 1982 में पहली बार क्लाउड सीडिंग की थी। यूएई में रेन एनहांसमेंट प्रोग्राम चलता है, जिसे वहाँ का मौसम विभाग देखता है। इसके पीछे वैज्ञानिक हर बार संयुक्त अरब अमीरात के वायुमंडल का फिजिकल और केमिकल जांच करते हैं, जिसमें खास तौर से एरोसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जांच होती है। इसके बाद क्लाउड यानी बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका ने इससे सहायता देने का भी ऑफर दिया है। भारत कई दशक से सुधारों और स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए जानते हैं क्या कहता है अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता पर। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता देने की अरबपति एलन मस्क की मांग पर अमेरिका ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार 17 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन किया है। प्रवक्ता से एलन मस्क के भारत को स्थायी सदस्यता मांग पर सवाल पूछा गया था। वेदांत पटेल ने यह भी कहा कि अमेरिका ने यूएनएससी में सुधारों पर सहायता देने का भी ऑफर दिया है। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर जोरदार अभियान चला रखा है। वेदांत पटेल ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने बयान में इसका समर्थन कर चुके हैं। विदेश मंत्री भी इससे सहमत थे। हम निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में सुधारों का समर्थन करते हैं, इसमें सुरक्षा परिषद भी शामिल है। इससे ये संस्थान 21वीं सदी के मुताबिक हो सकेंगे जहां हम अभी रहते हैं। मेरे पास खास तौर पर उठाए गए कदमों को बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हम मानते हैं कि सुधारों की जरूरत है, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पर छोड़ता हूँ। इससे पहले एलन मस्क ने जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता नहीं होने को बेतुका करार दिया था। एलन मस्क ने कहा था कि यूएनएससी के वर्तमान ढांचे में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्होंने सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। मस्क ने अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से स्थायी सदस्यता देने की मांग की। बता दें कि भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता देने की मांग कर रहा है। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया था।
बाइडेन ने साल 2028 से 2029 में भारत की अस्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस है। ये सभी दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही स्थायी सदस्य हैं। इन देशों के पास वीटो पावर भी है। भारत की राह का यह सबसे बड़ा कांटा चीन बना हुआ है। चीन लगातार भारत की दावेदारी का खुद से और पाकिस्तान जैसे अपने समर्थक देशों के जरिए खुलकर विरोध करवा रहा है। चीन चाहता है कि भारत को स्थायी सदस्यता से दूर रखा जाए ताकि एशिया में वह अकेला ही स्थायी सदस्य बना रहे। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों कहा था कि भारत का विरोध करने वाला कोई पश्चिमी देश नहीं है। यही वजह है कि भारत की सदस्यता की मांग आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन कर 29 नक्सलियों को ढेर किया है। 20 घंटे तक पैदल चलने से लेकर न जाने कितनी परेशानियों के बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और चुनाव से पहले इस ऑपरेशन के क्या मायने हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। 20 घंटे पैदल चलकर जवान अपने टारगेट तक पहुंचे थे। जवानों ने बहुत ही सतर्कता के साथ अपने लक्ष्य को घेर लिया। रात भर पैदल चलने के बाद जवान पहाड़ी तक पहुंचे थे। उन्हें अपना टारगेट सामने दिख रहा था और अब ट्रिगर पर उंगली रखने का समय आ गया था। जवानों के सामने 30 से 40 माओवादियों का एक ग्रुप दिख रहा था। पहाड़ी पर पहुंचे जवानों ने उन्हें दोपहर के भोजन के बाद साफ सफाई करते हुए देखा। माओवादियों के दुश्मन इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट ने कहा कि वे आराम के मूड में थे। केवट ने 44 लोगों को मार गिराया और उनके नाम पर 6 वीरता पदक है। वे इस ऑपरेशन के लीडर भी हैं। वह माओवादियों के लिए एक काल है। इसके बाद 4 घंटे तक भीषण गोलीबारी हुई। जब कांकेर के बिनगुंडा क्षेत्र में पहाड़ियों पर सूरज चमक रहा था, फिर वह डूब गया। जब बंदूकें शांत हुई तो जंगल के फर्श पर सूखे पत्तों के बीच 29 माओवादी मृत पड़े थे। उनमें से 3 वरिष्ठ कमांडर थे, 15 महिलाएं थीं। बस्तर में किसी भी मुठभेड़ में माओवादियों की यह सबसे बड़ी संख्या है। पुलिस अभी तक सभी मृत माओवादियों की पहचान नहीं कर पाई है। उनका कहना है कि इतने सारे शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए समय लगेगा। वहीं माओवादियों के गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी और घातक कार्रवाई कैसे की। बिनगुंडा कांकेर के छोटे बेड़िया क्षेत्र में है, जो अबूझमाड़ से सटा हुआ है और महाराष्ट्र की सीमा के करीब है। इस तरह के तिराहे माओवादी गलियारे के रूप में जाने जाते हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर माना जाता है और इसीलिए वरिष्ठ कमांडरों की आवाजाही के लिए सुरक्षित माना जाता है। यहीं पर शीर्ष माओवादी नेता रणनीति बनाने के लिए बैठकें करते हैं। पुलिस को पता चला कि माओवादी डिवीजन कमेटी के सदस्य शंकर राव और ललिता 5 अप्रैल की बिनगुंडा में स्थायी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ बैठक कर रहे थे। गृह मंत्रालय ने माओवादी शिविर के सटीक ग्रिड कोऑर्डिनेट्स भेजे। ऑपरेशन कांकेर के लिए मंच तैयार हो गया था। माओवादियों को ऐसा लगता था कि पुलिस ने अपने चौकसी कम कर दी है। उन्हें क्षेत्र की पारंपरिक सुरक्षा पर भरोसा था। साथ ही लग रहा था कि पुलिस का ध्यान कहीं और है। 4 महीने पहले भाजपा की सरकार बनने के बाद से अब तक 79 माओवादियों का सफाया किया जा चुका है, लेकिन अब तक सबसे ज्यादा कार्रवाई बीजापुर और सुकमा में हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माओवादियों को लगा कि सुरक्षा बलों का ध्यान दक्षिण बस्तर पर है। कांकेर में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिससे शायद उन्हें लगा कि उनके पास सांस लेने का समय है। इसके अलावा सुरक्षा बल आमतौर पर सुबह होते ही माओवादी शिविरों पर हमला करते हैं। मंगलवार की सुबह शांतिपूर्ण तरीके से बीतने के कारण माओवादियों को लगा कि वे आज के लिए सुरक्षित हैं। उन्हें दोपहर के हमले की उम्मीद नहीं थी। मुठभेड़ में शामिल एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि किसी तरह उन्हें हमारी मौजूदगी का आभास हो गया और अचानक से हलचल शुरू हो गई। कैडर एक दूसरे के साथ सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और तुरंत ही हम पर गोली चलाने के लिए पोजीशन ले ली। दोनों तरफ से बंदूकें चल रही थी। वे हमसे करीब 300 मीटर की दूरी पर थे। हम पेड़ों और चट्टानों के पीछे मजबूत स्थिति में थे। पहली गोली दोपहर 3 बजे के आसपास चली और शाम 7 बजे तक पहाड़ियों पर सन्नाटा छा गया। सूर्यास्त के बाद भी गोलियां और चीखें अंधेरे को चीरती रही। माओवादी इतने जबरदस्त ताकत का सामना नहीं कर सके, हालांकि उनके पास स्वचालित हथियार थे। ऑपरेशन की शुरुआत तब हुई जब बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने टॉर्च की रोशनी में पहाड़ी की तलाशी शुरू की। तब उन्हें हर कुछ मीटर पर लाशें मिली। हर कुछ मिनट में मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। 10,
13, 18, 23 और फिर 29। अगर 30 माओवादी थे तो मारे जाने वालों की संख्या लगभग 100% थी। पुलिस ने बताया कि ललिता शंकर और दूसरे कमांडर विनोद गावड़े के शवों की पहचान सबसे पहले की गई। उन्होंने पहले भी कई बार शंकर को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन वह हमेशा भागने में कामयाब रहा। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलिस अधिकारियों से सोशल मीडिया और कई न्यूज वेबसाइट पर एनकाउंटर के फुटेज के तौर पर चल रहे वीडियो के बारे में भी पूछा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि यह बिना गुंडा ऑपरेशन का है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत आज हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। कुल संसदीय क्षेत्रों के 19% सीटों पर मतदान जारी है। 44 दिनों की लोकतांत्रिक यात्रा 1 जून तक चलेगी और 4 जून को नतीजे घोषित होंगे। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम में विधानसभा की 92 सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और क्या है चुनाव में वोट करने वाली जनता का मूड। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इस अवसर पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा, आज पहले चरण का मतदान है। याद रहे, आपका एक एक वोट भारत के लोकतंत्र और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करने जा रहा है। इसलिए बाहर निकलिए और पिछले 10 साल में देश की आत्मा को दिए गए जख्मों पर अपने वोट का मरहम लगाकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। नफरत को हराकर खोल दीजिए हर कोने में मोहब्बत की दुकान। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजस्थान में पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, मैं आज सभी से अपील करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मतदान अवश्य करें, ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि 2014 और 2019 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज लोकतंत्र का उत्सव है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी मतदान करें और अच्छी सरकार चुनें। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 साल देश ने प्रगति को छुआ है। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा है, साथ ही भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी सशक्त भारत बनाना चाहते हैं। अभिनेता रजनीकांत ने तमिलनाडु के चेन्नई में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में मतदान बूथ संख्या 193 और 194 पर एक दुल्हन अपना वोट डालने पहुंची। लोगों के बीच मतदान को लेकर खासा उत्साह है और यह एक मजबूत लोकतंत्र के लिए बेहद अच्छी खबर है। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के अन्नामलाई ने अपना वोट डाला। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख और कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के अन्नामलाई ने कहा, तमिलनाडु की जनता पीएम मोदी के साथ है। हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे लोग हमारे साथ हैं और 4 जून एनडीए के लिए एक ऐतिहासिक परिणाम होगा। कर्नाटक में हम इस बार क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रहे हैं। तेलंगाना में भाजपा नंबर 1 पार्टी होगी। तमिलनाडु में इस बार बहुत बड़ा शानदार परिणाम आएगा। वोट शेयर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही द्रविड़ राजनीति का समय खत्म हो गया है। अगर प्रतिशत की बात करें तो 12 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है, जो कि 17% है। इसके अलावा बिहार में 12%, मध्य प्रदेश में 17% आंकड़ा है। आज 102 सीटों पर जनता नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर देगी और 4 जून 2024 को पता चलेगा कि कौन है इस बार लोकसभा चुनाव का सिकंदर। अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है तो अपने घर से निकलिए और मतदान जरूर करिए, क्योंकि व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करने से बदलाव नहीं आता, ये आता है आपके मत का उपयोग करके। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। कर्नाटक में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अपने बार बार के प्रस्तावों को ठुकराए जाने से नाराज 24 साल के एक लड़के ने एक छात्रा की हत्या कर दी। लड़की KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में MCA की छात्रा थी। दंग करने वाली बात यह भी है कि घटना किसी सुनसान इलाके
इलाके में नहीं बल्कि कॉलेज के BVB परिसर के कॉरिडोर में हुई। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि किस तरह फयाज वहां से निकल रही छात्रा पर चाकू लेकर टूट पड़ता है और उसके शरीर पर कई घाव करता है। गंभीर रूप से घायल छात्रा को कैंपस से करीब 2 किलोमीटर दूर KIMS अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस मामले में एक और शॉकिंग बात यह है कि लड़का इस कॉलेज में पढ़ता नहीं, लेकिन उसने कॉलेज के अंदर आकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे लड़के के प्रपोजल को ठुकराना एक लड़की की मौत का कारण बना। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। छात्रा नेहा को फयाज नाम के एक युवक ने प्रपोज किया था, लेकिन उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। फयाज ने दोस्ती से आगे जाकर नेहा को जब प्रपोज किया, तब नेहा ने प्यार से इनकार किया और फयाज से दूरी बना ली, जो बात उसे नागवारा गुजरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रा पर अंधाधुंध चाकुओं से वार करने के बाद फयाज ने कैंपस से भागने की कोशिश की, लेकिन घटना के 1 घंटे के भीतर ही उसे संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों ने पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और उसे सौंप दिया गया। छात्रा की पहचान नेहा हिरेमठ के रूप में हुई है। नेहा कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ की बेटी थी। बताया जा रहा है कि लड़का फयाज कोंडीकोपा बेलगावी जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक नेहा 2 महीने तक कॉलेज नहीं जा सकी क्योंकि वह टाइफाइड से उबर रही थी और गुरुवार को परीक्षा देने के लिए कॉलेज आई थी। लोगों ने बताया कि परीक्षा के बाद जब नेहा कमरे से बाहर निकली तो पहले से वहां खड़े लड़के ने उसके ऊपर चाकू से हमला बोल दिया। उसकी पीठ और गर्दन पर तब तक वार किए जब तक कि वह खून से लथपथ होकर गिर ना गई। बताया जाता है कि लड़का और लड़की एक साथ UG कोर्स में पढ़ाई करते थे। साथ पढ़ने के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती को प्यार समझ बैठे फयाज ने नेहा को प्रपोज किया। नेहा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बाद से वह उससे कटने लगी। नेहा के घर वालों को भी जब इस बात का पता चला तो उन्होंने फयाज को नेहा से दूर रहने को कहा था। इस घटना के बाद माता पिता बेटी को कॉलेज ले जाते और वापस लाते थे। KIL टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अशोक शेट्टार ने कहा कि 10,000 छात्रों वाले इस परिसर में हमेशा सुरक्षा व्यवस्था रहती है और इसमें किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं होती है। उन्होंने कहा, हम सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाएंगे और छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हैं कि अगर छात्रों के जीवन या भविष्य से जुड़ा कोई मुद्दा है तो वह हमें बताएं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। जब ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमला किया था तो यह तो तय था कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा और इसका जवाब देगा। बस देखने लायक बात ये थी कि कब और कैसे। इजराइल ने आज सुबह इसका जवाब दिया और ईरान के शहर इज़ाफान में एयरपोर्ट के पास मिसाइलें दागी। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने इसी इलाके में हैं। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है इजराइल का प्लान और इजराइल ने इस्फहान शहर से ही क्यों अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका UBE न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था और अब खबर आई है कि इजराइल ने भी पलटवार किया है और ईरान पर मिसाइलों से हमला किया है। अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया ने ये जानकारी दी है। ईरान के एयरपोर्ट पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई है। ईरान की फराज न्यूज एजेंसी ने भी ये दावा किया है कि ईरान के शहर इज़ाफान के एयरपोर्ट में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि विस्फोट की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि ईरान के कई परमाणु ठिकाने इस्फहान प्रांत में ही स्थित है, जिसमें ईरान में यूरेनियम संवर्धन का प्रमुख केंद्र यहीं पर मौजूद है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के हवाई क्षेत्र में कई फ्लाइट्स के मार्ग बदल दिए गए हैं। बीते दिनों ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया था। हालांकि ये मिसाइलें और ड्रोन्स इजराइल की हवाई सुरक्षा को नहीं भेद पाई थी। दरअसल ईरान के दमिश्क स्थित दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान की सेना के 2 शीर्ष कमांडर समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। ईरान ने इस हमले का आरोप इजराइल पर लगाया था। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था। हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल ने उन पर हमला किया तो वे और ताकत के साथ पलटवार करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव का ये मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल ने मांग की थी कि ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित किया जाए। वहीं ईरान ने इजराइल को चेताया था कि अगर उसने ईरान पर हमले की कोशिश की तो उसके नतीजे गंभीर होंगे। ईरान ने अमेरिका से भी दोनों देशों के बीच न आने की चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दोनों देशों से अपील की थी कि वे शांति से मामला निपटाएं, क्योंकि पश्चिम एशिया एक और युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। कई विशेषज्ञों ने आशंका जताई कि अब इजराइल हमला युद्ध के बाद इजराइल ईरान
ईरान तनाव से पूरे अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा अंदाजा यह भी है कि इजराइल के पास संभावित विकल्पों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, जिसे वे आने वाले घंटों और कुछ दिनों में ईरान के खिलाफ क्रियान्वित कर सकता है। माना जा रहा है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के हाई वैल्यू टारगेट हैं, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उसके प्रॉक्सी मिलिशिया भी शामिल है। ऐसी संभावना है कि इजराइल ईरानी परमाणु संयंत्रों को निशाना बना सकता है। हालांकि ऐसा करना कम जोखिम वाला बिल्कुल नहीं होगा। ईरान से पहले ही अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। इजराइल के लिए ईरानी परमाणु ठिकानों को बिना अमेरिका की मदद के तबाह करना संभव नहीं है। यह देखने लायक बात होगी कि इस तनाव का विश्व पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष हुआ था तो पूरे विश्व को इसका भुगतान करना पड़ा था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे व्यवहार पर ही कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना। जी हाँ, बेबी फूड प्रोडक्ट बनाने वाली इंटरनेशनल कंपनी नेस्ले को जब ज्ञान देना होता है तब वह बच्चों को कम चीनी खिलाने को कहती है, लेकिन जब वही कंपनी तीसरी दुनिया के देशों के लिए बेबी फूड बेचती है तो वहां के प्रोडक्ट्स में चीनी मिला देती है। इसका खुलासा एक स्विस संगठन की ही जांच रिपोर्ट में हुआ है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। चलिए समझते हैं नेस्ले कंपनी का एक चौंका देने वाला रहस्य, जिससे शायद आप अनजान होंगे। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका UBE न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आप भी इस तथ्य से वाकिफ होंगे कि यहां प्रोसेस्ड फूड में ज़रूरत से ज़्यादा चीनी मिलाने के आरोप लगते रहते हैं। मल्टीनेशनल FMCG कंपनियों पर आरोप लगते हैं कि दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों में वे कम चीनी या बिना चीनी वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन जब बात भारत या भारत जैसी तीसरी दुनिया के देशों में बिक्री की बात होती है तब इन देशों में बिकने वाले प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। पहले इसके दायरे में चॉकलेट्स आए और फिर बारी आई बेबी फूड की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले ने भारत सहित कम समृद्ध देशों में बेचे जाने वाले बेबी फूड में चीनी मिलाई। वहीं यूरोप या UK जैसे अपने प्राथमिक बाजारों में ऐसा नहीं कर रहे हैं। यह रहस्य तब सामने आया जब स्विस जांच संगठन पब्लिक आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क ने कंपनी के एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मार्केटिंग किए जाने वाले शिशु खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए बेल्जियम की एक लेबोरेटरी में भेजे। भारतीय बाजार नेस्ले जैसी कंपनीज के लिए आकर्षक है। साल 2022 के दौरान $250 मिलियन से अधिक की बिक्री ऐसे सामानों से ही हुई है। जांच से सामने आया है कि सेरेलैक बेबी फूड के हर डिब्बे के औसतन लगभग 3 ग्राम पर पोर्शन सप्लीमेंट्री शुगर होती है। पब्लिक आई की हालिया जांच रिपोर्ट बुधवार को सामने आई। इस रिपोर्ट ने संकेत दिया कि तीसरी दुनिया के देशों में बिकने वाले अनाज और दालों पर आधारित बेबी फूड प्रोडक्ट सेरेलैक में ज्यादा चीनी होती है, जबकि जर्मनी, फ्रांस और UK में नेस्ले द्वारा खुदरा बिक्री किए जाने वाले 6 महीने के शिशुओं में अतिरिक्त चीनी नहीं होती है। इसके विपरीत इथियोपिया में एक ही उत्पाद के प्रति सेवरत मात्रा में 5 ग्राम से अधिक और थाईलैंड में 6 ग्राम से अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार WHO ने चेतावनी दी है कि चीनी का शुरुआती परिचय मीठे पदार्थों की ओर एक स्थायी झुकाव स्थापित कर सकता है। इससे मोटापे को आमंत्रण मिलता है। जब मोटापे ने आपके शरीर में घर बना लिया तो विभिन्न प्रकार की बीमारियों की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तभी तो साल 2022 में ही WHO ने शिशुओं के लिए तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों में सप्लीमेंट्री शुगर और स्वीटनिंग एजेंटों के निषेध की वकालत की है। WHO ने इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्ट्स में सुधार करने की पहल करने और पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव पर वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया है। अपने यहाँ एक कहावत है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। यही बात यहाँ भी फिट बैठती है। जब आप शिशुओं के पोषण के बारे में मार्गदर्शन करने वाले नेस्ले के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं, तो आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा अपने शिशु के लिए भोजन तैयार करते समय या उन्हें चीनी युक्त पेय प्रदान करते समय चीनी को शामिल न करने की सलाह दी जाती है। कुछ प्रमुख पोषण और स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ अपेक्षाकृत हाई नेचुरल शुगर कंटेंट के लिए शुरुआती वर्षों में फलों के रस को पेश करने से परहेज करने को कहते हैं। जूस मिश्रणों या पूरक मिठास बढ़ाने वाले एजेंटों वाली वैकल्पिक मिश्रित पेय पदार्थों से दूर रहें। हमेशा पैकेजिंग की जांच करें। अफसोस की बात यह है कि यही सलाह आर्थिक रूप से कम आय वाले देशों में बिकने वाले बेबी फूड में गायब हो जाती है। वहां धड़ल्ले से ज्यादा चीनी वाले प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान नेस्ले इंडिया ने इन्फेंट सीरियल पोर्टफोलियो यानी दूध अनाज आधारित पूरक भोजन में एडेड शुगर की मात्रा में 30% तक की कटौती की है। हालांकि यह प्रोडक्ट के वेरिएंट पर भी निर्भर करता है। हम नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते हैं और गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वाद
से समझौता किए बिना अतिरिक्त चीनी के स्तर को कम करने के लिए अपने उत्पादों में नवाचार और सुधार जारी रखते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसा लग नहीं रहा है कि बाबा रामदेव को लेकर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा भी नरम रवैया अपनाने के लिए तैयार है। अभी भ्रामक विज्ञापन का मामला चल ही रहा था कि एलोपैथी दवाइयों पर टिप्पणी करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला सुनाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को मामले में पक्षकार बनाया जाए। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और इस बार किस दवाई को लेकर बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज़ में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बाबा रामदेव ने कोविड महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाइयों को लेकर की गई कथित टिप्पणियों के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को उनके खिलाफ शिकायत करने वाले सभी शिकायतकर्ता को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। ये मामला 2021 का है, जब पटना और रायपुर के IMA ने साल 2021 में बाबा रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि बाबा रामदेव की कथित टिप्पणियों से लोगों को एलोपैथिक दवाइयों से मोहभंग हुआ और लोगों ने सही से इलाज नहीं कराया। इसकी वजह से भी कोरोना को नियंत्रित करने में भी परेशानी हुई। बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस PB वराले की पीठ ने शिकायतकर्ताओं को पक्षकार बनाने को कहा। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक के लिए टाल दी है। ये देखते हुए कि याचिका वर्ष 2021 में दायर की गई और आरोप पत्र दायर किया गया होगा, अदालत ने बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य को FIR और दायर आरोप पत्र के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। बिहार सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील ने कहा कि उन्हें इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। बाबा रामदेव ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और IMA को पक्षकार बनाया हुआ है। बाबा रामदेव ने साल 2021 में अपने एक बयान में कहा था कि वे एलोपैथिक दवाइयों पर विश्वास नहीं करते हैं। बाबा रामदेव के बयान से नाराज होकर उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। योग गुरु ने अपने खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही की जांच पर रोक लगाने की मांग की है। बाबा रामदेव के बयान के बाद देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस शुरू हो गई थी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव के बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे गलत बताया था। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दावा किया है कि कोरोना के दौरान कोरोनिल दवाई बेचकर बाबा रामदेव की कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की, जबकि ये दवाई को किसी भी प्रतिस्पर्धी अथॉरिटी से मंजूरी नहीं मिली थी। इसके अतिरिक्त उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में योग गुरु बाबा रामदेव से कोविड-19 के एलोपैथी इलाज पर उनके बयानों के वीडियो और प्रतिलिपि पेश करने के लिए भी कहा था। अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में रामदेव ने FIR को क्लब करने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की। अंतरिम राहत के तौर पर उन्होंने FIR की जांच पर रोक लगाने की भी मांग की। FIR में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 188, 269, 504 और अन्य प्रावधानों के तहत अपराधों का उल्लेख है। रामदेव को पतंजलि आयुर्वेद द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वादे का उल्लंघन करते हुए भ्रामक मेडिकल विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही का भी सामना करना पड़ रहा है। यह वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद। IPL के 17वें सीजन में लीग स्टेज के 34 मैच खत्म हो चुके हैं। 19 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। इसके बावजूद दोनों टीमें पॉइंट टेबल में अपनी पिछली पोजीशन पर बनी हुई हैं। हालांकि LSG को 2 पॉइंट्स का फायदा जरूर हुआ। इससे अब 4 टीमों के 8-8 पॉइंट्स हो गए हैं। चलिए आज की इस रिपोर्ट में जानते हैं IPL 2024 के गणित को। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। 20 अप्रैल को लीग स्टेज का 35वां मैच दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। SRH जीतकर नंबर 2 पर पहुंच सकती है। वहीं दिल्ली के पास भी टॉप 4 में एंट्री करने का मौका है।
एमआई के जसप्रीत बुमराह के पास पर्पल कैप और आरसीबी के विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है। सीएसके को करीबी हार से पॉइंट्स टेबल में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। टीम अब भी 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। टीम को 7 में से 4 मैच में जीत और 3 में हार मिल चुकी है। टीम की बाकी 2 हार हैदराबाद और दिल्ली के खिलाफ रही। एलएसजी के अब 7 मैचों में 4 जीत और 3 हार से 8 पॉइंट हो गए हैं। कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद के भी इतने ही पॉइंट्स हैं, लेकिन कमजोर रन रेट के कारण लखनऊ इन तीनों टीमों से नीचे 5वें नंबर पर है। दिल्ली के फिलहाल 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार से 6 पॉइंट्स हैं और टीम 6वें नंबर पर है। आज का मैच जीतने पर टीम 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी। अगर जीत 60 या उससे ज्यादा रन के अंतर से रही तो टीम 4थे नंबर पर भी पहुंच सकती है। हारने पर टीम मुंबई से नीचे 7वें नंबर पर पहुंच जाएगी। सनराइजर्स हैदराबाद के 6 मैचों में 4 जीत और महज 2 हार से 8 पॉइंट्स हैं। दिल्ली को हराकर टीम 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। हारने पर टीम 4थे नंबर पर ही रहेगी। हालांकि अगर टीम 40 या उससे ज्यादा रन से हारी तो टॉप 4 से बाहर होकर 5वें नंबर पर खिसक सकती है। टूर्नामेंट के टॉप रन स्कोरर अब भी आरसीबी के विराट कोहली ही हैं। हालांकि एलएसजी के केएल राहुल 82 रन बनाकर 4थे नंबर पर पहुंच गए। कोहली के 361 और राहुल के 286 रन हैं। आज एसआरएच के हेनरिक क्लासन 109 रन बनाकर टॉप पर आ सकते हैं। एमआई के जसप्रीत बुमराह टॉप विकेट टेकर में सबसे पहले नंबर पर है। उनके नाम 7 मैचों में 13 विकेट हैं। शुक्रवार को सीएसके के मुस्तफिजुर रहमान 1 विकेट लेकर 4थे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके नाम 6 मैचों में 11 विकेट हैं। आज डीसी के खलील अहमद 4 विकेट लेकर टॉप पर पहुंच सकते हैं। एसआरएच के हेनरिक क्लासन टूर्नामेंट के टॉप 6 हिटर है। उनके नाम 6 मैचों में 24 6 हैं। आज उनके पास टॉप पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका है। हालांकि उन्हीं की टीम के अभिषेक शर्मा 7 6 लगाकर टॉप पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली के ट्रिस्टन स्टब्स को पहले नंबर पर पहुंचने के लिए 10 6 लगाने होंगे। एलएसजी के निकोलस पूरन 20 6 के साथ पूरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। 17वें सीजन में सबसे ज्यादा चौके अब भी आरसीबी के विराट कोहली ने ही लगाए हैं। उनके नाम 7 मैचों में 35 चौके हैं। एलएसजी के केएल राहुल 7वें और सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ 6वें नंबर पर पहुंचे हैं। गायकवाड़ के 26 और राहुल के 25 चौके हैं। आज एसआरएच के ट्रेविस हेड 8 चौके लगाकर पहले नंबर पर पहुंच सकते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।